ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। जय हिंद। मेरा नाम मेजर अभिनंदन सिंह। मैं भारतीय सेना में लगभग एक दशक सेवा करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 749वां रैंक हासिल करने के बाद मुझे इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस अलॉट किया गया है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप सबको अपनी स्ट्रैटेजी और किस तरह से मैंने आर्मी में रहते हुए यूपीएससी की तैयारी करी और किस तरह से मैंने वक्त की किल्लत के बावजूद अपना वक्त मैनेज करा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करा और उससे क्या लेसन्स मैं ड्रॉ करता हूं, सो दैट जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या लेसन्स ठीक रहेंगे और उनकी अप्रोच, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, वो मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो आपको फाइनल मेंस के स्कोर के लिए, मेंस में और फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी था, तो उस वक्त अगर हम पहली बार ऑप्शनल पढ़ रहे हैं या नोट्स बनाने के लिए अपना वक्त लगाएंगे तो वो थोड़ा हमें रिवीजन में अफेक्ट करेगा, तो उस तरीके से, अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से शायद हम तैयारी ना कर पाएँ। तो इसमें हम 60 to 70% ऑफ द टाइम अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लगाएं तो आई थिंक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर पाएंगे आप। और हैंड रिटन नोट्स का, जैसा मैंने पहले आपको बताया, तो हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करें, आप एक पिछले कुछ साल के जो हम PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी मेंस के एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट के देख लीजिए। आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किन सब्जेक्ट से, किन चैप्टर से क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस, सवाल जो है यूपीएससी पूछ रहा है। तो एक बार वो आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे तो उसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन से आपको पता है कि किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका फोकस किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है, हम सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना है, हमें स्मार्टली सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो एग्ज़ाम को क्लियर करना उद्देश्य है हमारा, ना कि हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड चाहिए, परंतु एग्ज़ाम के हिसाब से हमें उसको तैयार करना है, ना कि हमें इसमें PhD करनी है। तो इसलिए जो न्यूनतम टाइम है, आपको इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाइए। टॉपर्स के पुराने वीडियो देखिए, टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ देखिए कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो उस ज़रिए से मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे 60 से 70% जो आपका वक्त है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप 2023 में दिसंबर तक ज़रूर है, जो आप एक बार उसको पढ़ें और इनफैक्ट अगर हो सके तो उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेंस में 3 ऐसे विषय हैं, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप फाइनल लिस्ट में गेम चेंजर के रूप में आजकल साबित हो रहे हैं। एक तो ऑप्शनल है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ऑप्शनल के अलावा जो 2 और सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एसे और एथिक्स। तो एसे और एथिक्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मार्क्स का वेरिएशन है एसे और एथिक्स में, वो 90 नंबर से 80 नंबर से लेके 140-50 नंबर, यानी कि 60-70 नंबर का वेरिएशन है। और यदि इन दोनों सब्जेक्ट्स पे, एथिक्स पे, एसे में, अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से इन सब्जेक्ट्स पे कमांड आपकी हो जाए, तो आपको यकीनन एक ऐसा एडवांटेज मिल जाएगा जो मेंस में और फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो एसे और एथिक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी स्ट्रैटेजी में, उसको कैसे तैयार करना है। मोटा मोटा ब्रीफली मैं आपको यही बताऊंगा कि
जो बेसिक सब मटेरियल आप किसी भी कोचिंग का, किसी भी बेसिक बुक से ले लीजिए। उसके अलावा जो चीज़ आपको दूसरों से अलग करेगी, जो दूसरों के कंपैरिजन में आपको एडवांटेजेस प्रूव करेगी, वो ये है कि आप वैल्यू एडेड मटेरियल एसईओ और एथिक्स में, जो कि एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री से हमारे प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स नोट करिए, स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल नोट करिए। तो मोटा मोटा अगर ये एग्जाम्पल्स आप और एनेक्डोट्स और कोट्स, जो कोटेशंस, रेलेवेंट कोटेशंस हैं, जो प्रोबेबल टॉपिक्स आजकल पूछ रहा है, तो उसके रिलेशन में आप रेलेवेंट कोट्स इकट्ठे करिए और एक आप जैसे जीएस में हम कहते हैं कि एक फैक्ट बुक तैयार करी जाए, तो उसी तरीके से हमें एक फैक्ट बुक एथिक्स और एसे की भी तैयार करनी है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग इसका प्रिपरेशन है और जो आप एग्जाम्पल्स कोट करोगे एथिक्स में, वही आपको एग्जाम्पल एसे में भी हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा एक फाइनल चीज़ जो मैं पहले पार्ट में कवर करूंगा कि दिसंबर तक आपको क्या कवर करना है। आपने बेसिक मटेरियल तैयार कर लिया, नोट्स आपके रेडी हो गए हैंड रिटन। इसके अलावा एक छोटा सा और चीज़ जो आपको करनी है, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हम करेंगे बट किसी तरीके से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है आंसर राइटिंग। अगर आप डेली आंसर राइटिंग नहीं भी कर पाएँ, एसे का, एथिक्स का और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका है, उसके न्यूनतम 2 या 3 से मॉक टेस्ट अगर आप लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, तो बिल्कुल एग्जाम कंडीशन के हिसाब से टाइम फ्रेम बना के 3 घंटे में बैठ के आप इनको अटेम्प्ट करिए। 2 से 3 आप एसए और एथिक्स के, और इतने ही अगर आप ऑप्शनल के भी मॉक टेस्ट लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आप 90 से 95% जो कैंडिडेट्स हैं उससे एडवांटेज ले लेंगे, क्योंकि ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है हम अंत तक इसको छोड़ते हैं, प्रीलिम्स के बाद भी हम इसको काफ़ी देर तक इग्नोर करते रहते हैं। तो यदि ये बेसिक तैयारी करने के बाद आप इस चीज़ पे फोकस कर पाएँ और 2 से 3 आंसर्स जो टेस्ट हैं आप इसके लगा पाएँ, तो आई थिंक आपको बहुत ही एडवांटेजियस प्रूव होगा जब आप मेंस में बैठेंगे। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा प्रीलिमिनरी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। जनवरी से लगभग मई के लास्ट हफ्ते तक हमारे पास लगभग 5 महीने का वक्त है। तो 5 महीने का वक्त मेरे ख्याल से जो प्रीलिमिनरी की तैयारी के लिए पर्याप्त है, प्रोवाइडेड आपने बेसिक जो रीडिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने बेसिक रीडिंग जो जनरल स्टडीज़ की बुक्स की है वो 1-2 बार कर ली है। मैंने पर्सनली जनरल स्टडीज़ के नोट्स नहीं बनाए थे, अगर आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बट जनरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो हमारी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें पर्याप्त तरीके से और अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करा गया है, तो रिवीजन का भी उसमें अच्छा स्कोप दिया गया है। तो मैंने इसलिए जो जनरल स्टडीज़ के नोट्स नहीं बनाए। हमें पूरा अपना ध्यान, पूरी अपनी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी पे फोकस करनी है। इसका रीज़न यही है कि अगर आप जो रुझान देखेंगे तो ऑफ लेट ऐसा है कि जो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करना ही एक महाभारत बन चुका है, क्योंकि प्रीलिमिनरी बोथ जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर है और हमारा सीसैट का पेपर है, सीसैट को मैं सेपरेटली कवर करूंगा, बट जो जनरल स्टडीज़ और सीसैट का पेपर का लेवल है वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से और थोड़ा टफनेस के हिसाब से, जैसे 2023 का ही आप अगर प्रीलिमिनरी लेके चलें तो काफ़ी होश उड़ाने वाला था, तो उसको दिया, मैंने भी दिया उसको, तो लकीली मेरा क्वालिफाई हो गया था। बट कहने का मतलब ये है कि उसको हम लाइटली नहीं लेंगे। लाइटली लेने से, क्योंकि हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य फाइनल तक पहुंचना है। लेकिन अगर हम प्रीलिमिनरी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए जनवरी से मई तक का जो टाइम है पूरा आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको दूं तो क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान आर्मी में सेवा कर रहा था, तो मेरे पास वक्त का इतना लिबर्टी, इतना लग्जरी नहीं था, तो मेरे पास 4 से 6 घंटे लगभग इतना ही मैं टाइम निकाल पाता था। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी जिसको हम बोलते हैं, तो वो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसको आप अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की। तो एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं वो मेरे लिए पर्याप्त हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है
आपको यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है कि एक शायद एक बहुत ही फेमस मूवी है, तो उसका एक डायलॉग है कि वो एक मूव जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है वो आपको जिताएगी, ना कि वो 1000 मूव जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है। तो इसलिए अपनी जो बेसिक बुक्स है उन पे भरोसा रखिए, बार बार उनका रिवीजन करिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा उस एक मूव, हमारे लिए वो एक मूव क्या है, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। तो उन स्टैंडर्ड बुक्स की मल्टीपल रिविजन्स करनी है, 4, 5, 6 बार, जितना भी आप कर पाएं, क्योंकि रिवीजन करने से आपको रीइंफोर्स होगा। रीइंफोर्स करने से, जैसा कि आपने प्रीलिमिनरी में देखा होगा, आजकल जो ऑप्शंस भी वो दे रहा है, पेयर्स में दे रहा है, तो एलिमिनेट करना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो थोड़ा और टफ है। तो इसलिए फोकस हमें करना है कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। तो वो कैसे बढ़ेगी? अंडरस्टैंडिंग से, रिवीजन से। तो जनरल स्टडीज़ की जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, तो मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक ही किताब पढ़ता था। जैसे पॉलिटी अगर मैंने लक्ष्मीकांत उठाई है, तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं लक्ष्मीकांत के लिए टारगेट सेट करूं और उतने दिन में उस टारगेट को अचीव करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। बट मैं 4-5 किताबें उठाने के बजाय सिर्फ एक किताब उठाता था, जैसे कि लक्ष्मीकांत उठा लिया पॉलिटी के लिए, तो उसके लिए सपोज मैंने 5 या 6 दिन का टारगेट दे दिया कि अगले 6 दिन में या 5 दिन में मुझे लक्ष्मीकांत खत्म करना है। तो एम यही है कि आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी रिवीजन को ट्रैक कर पाएं। तो ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर लिखते जाइए। आप सारी बुक्स का एक टेबल बना लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स का, और उसको टैबुलेट कर लीजिए कि 1, 2, 3, 4 जितनी आपकी बेसिक बुक्स हैं। हिस्ट्री की आपकी 3 बुक्स आ गई, लक्ष्मीकांत आ गई, आपकी पॉलिटी की, ज्योग्राफी आ गई, तो इसका एक टेबल बना लीजिए। तो टेबल बनाने का मतलब ये है कि आपने जब पूरा रिवीजन हो गया तो उसको एक बार आपने टिक कर लिया या डेट लिख दिया कि इस पीरियड में मेरा पहला रिवीजन खत्म हो चुका है। तो इसलिए हमारा जो मोटा मोटा स्ट्रैटेजी रहेगा वो ऐसा रहना चाहिए कि सपोज 1 जनवरी से हमने शुरू करा है, तो मेरे ख्याल से 45 दिन, अगर 45 डेज अगर हम फर्स्ट रिवीजन के लिए लेके चलें, या 50 डेज फॉर दैट मैटर, तो लगभग 15 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास हमारा जो पहला रिवीजन है वो जनरल स्टडीज़ का ख़त्म हो जाना चाहिए। पहला रिवीजन जब आपका 20 फरवरी तक खत्म हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा रिवीजन हो चुका है और मेरे पास लगभग 3-3.5 महीने का वक्त अभी भी बाकी है। उसके बाद जब आपने 20 फरवरी तक जब आपने रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद ये लाजमी है कि जब आपने पहला रिवीजन 45 से 50 दिन के अंदर कर दिया, तो नेक्स्ट रिवीजन आपका और जल्दी हो जाएगा। मे बी 35-40 डेज में आपका नेक्स्ट रिवीजन हो जाए। तो उसी तरीके से इसको प्लान करके चलना है, सो दैट 20 मार्च तक या 25 मार्च तक या मार्च के खत्म होते होते आपका सेकेंड रिवीजन भी खत्म हो जाए। तो 31 मार्च तक आपका सेकेंड रिवीजन जनरल स्टडीज़ में स्टैटिक का आपका लगभग टारगेट रहना चाहिए कि हो जाए। उसके बाद आपके पास अप्रैल और मई लगभग 2 महीने का वक्त है, तो आपका जो थर्ड रिवीजन है वो आप 1 महीना ले लें या 25 दिन ले लें, तो 25 अप्रैल तक आपका थर्ड रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस, देखिए कि आप इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आपने 3 बार रिवीजन कर चुके हैं आप अपना स्टैटिक सिलेबस का, और उसके बाद अभी भी आपके पास 1 महीने का समय बाकी है। तो रिवीजन करते रहें। तो लास्ट के 1 महीने में आपके एफर्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, टोटली डेडिकेटेडली इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि लास्ट का जो 1.5-2 महीना है या 1 महीना है, आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो 10 घंटे से ज़्यादा जब आप पढ़ाई करेंगे तो यकीनन आप लास्ट के 1 महीने में भी 2 रिवीजन स्टैटिक का कर पाएंगे आराम से। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि लगभग 5 महीने जो जनवरी 1 से लेके प्रीलिमिनरी तक का है, जनरल स्टडीज़ का स्टैटिक पोर्शन हम 5 बार कैसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेजर पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। तो करंट अफेयर्स मोटा मोटा ये है कि हमें डेली बेसिस पर तैयारी करनी है, सो दैट हमें लॉन्ग टर्म पे इसका कोई इफेक्ट ना आए और अच्छे तरीके से हम रीइंफोर्स करते हुए एक ऑर्गेनिक तरीके से रिवीजन कर पाएँ। उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन जो हमारा प्रीलिमिनरी के लिए आता है वो है सीसैट। तो इससे पहले कि मैं सीसैट की स्ट्रैटेजी आपको बताऊं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपकी सीसैट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप बेशक आधा घंटा लगाइए, लेकिन आधा घंटा आप रोज़ लगाइए, क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2021 की अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिमिनरी में जनरल स्टडीज़ का पेपर कट ऑफ क्लियर था, परंतु सीसैट का जो मेरा कट ऑफ था वो 0.8 मार्क्स से आई कुड नॉट क्लियर। तो उसकी वजह से मेरा पूरा 1 साल और बढ़ गया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सीसैट को लाइटली मत लीजिए। और इस बार का सीसैट अगर आप देखें तो जनरल जो परसेप्शन
उस पेपर को देख के बनता है वो ये है कि काफ़ी टफ पेपर था। इवन जो IITians हैं उनके लेवल पे भी वो पेपर को टफ माना गया। तो इसलिए CSAT को पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें लाइटली नहीं लेना है। अभी CSAT की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? आप पिछले 5 से 7 साल के CSAT के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, एक पेन पेपर लीजिए और आइडेंटिफाई करिए कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो UPSC पूछ रहा है। तो जब आप ये कार्रवाई करेंगे, 1 या 2 दिन इस कार्रवाई में लगाइए। आप दिन का 1 घंटा 2 घंटा ही दीजिए, बाकी आप जनरल स्टडीज़ पे लगाइए जैसे हमने पहले डिस्कस करा है। तो अभी क्या करना है, जब आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स स्टडी करके आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी 25 से 30 टॉपिक्स जो CSAT के मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं। तो जब आप 20 से 25 टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लीजिए तो आपने उसी चीज़ पे फोकस करना है। हमारा ध्यान हमेशा वही रहना है कि हमें लिमिटेड पढ़ना है लेकिन इफेक्टिव पढ़ना है। तो जब 25 टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लीजिए तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर रोज़ाना सिर्फ आधा घंटा भी देते हैं तो एक टॉपिक को आप 2 दिन दीजिए। तो 2 दिन देने से क्या है कि आपका 2 दिन में एक टॉपिक कवर हो रहा है। आप YouTube से आइडेंटिफाई कर लीजिए या फिर मॉक टेस्ट ले लीजिए। तो उस तरीके से जो हमारे 25 टॉपिक हैं वो आराम से हमारे 50 दिन यानी कि फरवरी के अंदर अंदर हमारा CSAT का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक टॉपिक्स वो UPSC पूछ रहा है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी ऑनवर्ड्स हमें CSAT का सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रेगुलरली हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट लगाने हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो आधा घंटा है, आधा घंटा अगर आप रेगुलरली लगाएंगे, अगर आप CSAT स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन है, कि थोड़ा दिक्कत है, तो मेरी मानिए तो आधा घंटा आप रोज़ लेके चलिए जब तक आप अच्छे से कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से और टाइम में सॉल्व कर पाऊंगा। और तीसरी चीज़ जो CSAT में हमें बहुत ध्यान रखने की बात है वो है जब आप एग्ज़ाम हॉल में CSAT करने के लिए बैठते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने ही हैं जो बहुत टफ होंगे, जो हम एग्ज़ाम हॉल में लिमिटेड टाइम पे शायद नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा करेज दिखाना है, आपको डिसाइसिवनेस दिखानी है कि आपने क्वेश्चन रीड करा और क्वेश्चन रीड करने के 15 से 30 सेकंड के बीच में आपने डिसीजन ले लेना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन पे 5 से 7 मिनट भी कई बार लगा देते हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस एंड में छूट जाते हैं जो शायद 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तो इसलिए वो डिसाइसिवनेस आपको पेपर में पहले ही मेंटली रेडी होके जाना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने हैं जो मुझे जल्दी से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इजी होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि UPSC बैलेंस बना के रखता है। क्वेश्चन टफ भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे और ईजी भी होंगे। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के थोड़ा स्ट्रैटेजी उस तरीके से करना है कि आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप CSAT क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये रहा CSAT का। अंत में एक फाइनल चीज़ जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में रहती है वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जनवरी 1 से, जैसा मैंने पहले बताया, कि आप प्रीलिमिनरी की तैयारी शुरू कर दें। तो मॉक टेस्ट तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिवीजन तो हमने 4 से 5 बार कर ली, बट अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आई थिंक हम अपने आप को थोड़ा रेस से पीछे कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट की ओवर एम्फेसिस नहीं करूंगा, बट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कि 50 करने हैं, 100 करने हैं, बट अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल तक लेके जाना है। तो मॉक टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल जो स्ट्रैटेजी है, आप वीकली 2 या 3 लगा सकते हैं। इनिशियल पीरियड में 2 ही लगाइए, फरवरी तक, मार्च तक भी। तो अगर आप 2 भी लगाते हैं तो अगर मैं मार्च तक लेके चलूँ तो लगभग आपके 12 हफ्तों में 24 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट के कुछ टाइम पे आप ज़्यादा लगा सकते हैं और रिवीजन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का ओवर एम्फेसिस नहीं, बट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट जब आप करें तो उसको टैबुलेट करें कि मैंने कौन से टॉपिक, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी आपके टॉपिक होंगे, फुल लेंथ भी आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उसको टैबुलेट करें, सो दैट जब 10 से 15 टेस्ट आपके हो जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट था, पॉलिटी का टेस्ट मैंने दिया तो इसमें मेरा स्कोरिंग लगभग ठीक है। पर जब मैं कोई और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा थोड़ा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने नहीं है, उनका एनालिसिस करना है, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस को भी कवर करना है। ये पहाड़ जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन आपका जो हौसला अगर पहाड़ से बड़ा है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट है अनुशासन की, डिसिप्लिन की
और डिसिप्लिन सिर्फ हमारे एक्शंस में नहीं, डिसिप्लिन हमारे थॉट प्रोसेस में, डिसिप्लिन हमारे डीएनए में होना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं, डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से जब आप सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके एक्शंस में, वो आपके थॉट प्रोसेस में और वो आपके नतीजों में झलकेगा। ये मेरी बात हमेशा जहन में रखिए कि डिसिप्लिन हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अगर आप अनुशासित और डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं वैसा थॉट प्रोसेस और वैसा बिल्डअप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना पाएंगे, तो ये एग्ज़ाम तो क्या, दुनिया का कोई भी चैलेंज, कोई भी बड़े से बड़ा मुसीबत जो है वो आप आराम से पार कर जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। जय हिंद।